गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो बेस है कि किस प्रकार से संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण होता है, और अब यहाँ पर हम संपोषी व्यतिकरण की शर्त को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर जो है लाउवेना तो हमको ये बताया 1912 में, कि यहाँ पर जो एक्सरे की कोटि और जो जालक तल अंतराल है डी वह समान कोटि का होता है, ये चीज़ हमको बताई। और उसको जो है ब्रेग बंधुओं ने, किसने, वैज्ञानिक WH ब्रेग और WL ब्रेग पिता पुत्र ने जो है इस सिद्धांत को अप्लाई करके विस्तार से और एक समझ में आए जिस पर उस फॉर्मूला के अंदर जो है इसको कन्वर्ट किया, सिद्धांत को कन्वर्ट किया, और इसको हम ब्रेग विधि कहते हैं। और जो समीकरण इजाद किया इसको हम ब्रेग समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर जैसा हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो क्रिस्टल जो है यहाँ पर पारगमन ग्रेटिंग के स्थान पर परावर्तन ग्रेटिंग के रूप में काम में आता है, यानी यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के रूप में काम में आता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा पहले बताया कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है वह 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटि की होती है, या 0.1 नैनोमीटर की कोटि की होती है, या 10⁻⁹ मीटर की कोटि की होती है। और लगभग इसी के बराबर जो है जो डी है, डिस्टेंस का मतलब दो जालक तलों के बीच की दूरी, वह भी लगभग इसी कोटि की होती है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एक्सरे का जो तरंग दैर्घ्य है तथा जालक तलों के बीच में जो अंतराल है दोनों लगभग समान कोटि के होते हैं, ये इसके लिए आवश्यक शर्त है। और अब जब हम यहाँ पर व्यतिकरण का अध्ययन कर रहे हैं किसके द्वारा, क्रिस्टल के द्वारा, जो कि हम ग्रेटिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो शर्त संपोषी व्यतिकरण में थी वही यहाँ लागू होगी। इस संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त आवश्यक है, क्या शर्त है कि लैम्डा तथा डी दोनों समान कोटि को होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो जालक तल है उसको हम क्या बता रहे हैं, जालक तल 3 प्रकार का होता है वो हम बता रहे हैं। 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 111 हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक प्रकार के जालक तल के लिए जो ग्लांसिंग एंगल है थीटा वह अलग अलग होता है। और हम जो है यहाँ पर इस विधि के द्वारा, इस विश्लेषण के द्वारा थीटा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, ग्लांसिंग एंगल ज्ञात करते हैं, थीटा ज्ञात करते हैं, ग्लांसिंग एंगल ज्ञात करते हैं, हिंदी में कहते हैं पृष्ठ सर्पी कोण, ये ज्ञात करते हैं। और ज्ञात करने के बाद में जो है इसका डी रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या किया कि हमको निकालना है जालक तल अंतराल और उनके बीच में अनुपात, यानी यहाँ पर हमको जो है सबसे पहले तो तीनों निकालना है, जालक तल D100, D110 और D111, तीनों निकालने के बाद में इनका अनुपात निकालेंगे, ठीक है, डी रेशो निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर इस विधि के द्वारा हम प्रत्येक प्रकार के तल के लिए जो है संगत जो ग्लांसिंग एंगल है θ1, θ2 और θ3 निकालेंगे, ठीक है। ये निकाल के और फिर जो आपके तल है ना, तल का मतलब है अलग अलग के लिए हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चित्र बताया है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ क्या बताया गया है कि ये जो यहाँ पर ये A1 और A2 ये दोनों समांतर जालक तल है, हम कहते हैं समांतर जालक तल। अब ये 3 प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है कि यह तल जो है 100 भी हो सकता है, ये 110 भी हो सकता है, और ये 111 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन प्रत्येक प्रकार के तल के लिए ये जो थीटा है, ग्लांसिंग एंगल है, इसका मान कांस्टेंट होता, फिक्स होता है, ये सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर A1 A2 जालक तल हो गए, और यहाँ पर A1 A2 A3 जालक तल हो गए, और n का मान अगर हम A1 A2 तल ले रहे हैं तो n का मान 1 होगा। और यहाँ पर अगला तल अगर ले रहे हैं A1 और A3 ले रहे हैं
तो ये n बराबर 2 हो गए, n का मान 2 हो गया। और अगला तल ले रहे हैं A1 और A4 ले रहे हैं तो n का मान 3 हो गया। तो यहाँ पर n का मान इस प्रकार से परिवर्तित होता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये थीटा यहाँ पर ग्लांसिंग एंगल हो गया। ये जो डिस्टेंस है d, हाँ ना, d डिस्टेंस जालक समांतर जालक फलकों के बीच की दूरी, ये हो गई आपकी A1 A2 हो गई। और अब हम जो है यहाँ पर इसको चित्र को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि दो बिंदु है A और ये D। इसी प्रकार से यहाँ दो बिंदु हैं C और ये F। इसी प्रकार से यहाँ दो बिंदु है B और E। इसी प्रकार से दो बिंदु हैं G और H। ठीक है, हमने सारे पॉइंट देख लिए। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि एक किरण हो गई यहाँ पर, एक किरण हो गई आपके ABC, दूसरी किरण हो गई यहाँ पर DEF, दो किरण हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि B बिंदु से, इस B बिंदु से जो DE, ये जो बिंदु, ये DE, ये जो DE है, इसको पर लंब डालते हैं। इसको हम लंब डाला, ये कहाँ मिलता है, G बिंदु पर मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है G बिंदु पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है EF, ये जो किरण है, इसके ऊपर जो है इस सरल रेखा ऊपर हम लंब डालते हैं B बिंदु से, तो ये मिलता है H पर। ठीक है ना, तो ये चित्र के अंदर जो है हमको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है B बिंदु से लंब डाला G के ऊपर और इस EF के ऊपर लंब डाला H पर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों जब किरणों की तुलना करते हैं तो दोनों किरणों में ABC पहली किरण, दूसरी किरण DEF, दोनों का अंदर तुलना करते हैं तो दूसरी वाली किरण है DEF, यह पहली किरण ABC से अधिक दूरी तय करती है। कितनी अधिक दूरी तय करती है, ये जो है GE और EH अतिरिक्त दूरी तय करती है। इसका नाम क्या, दोनों किरणों के अंदर जो पथांतर है वह कितना होगा, GE प्लस EH। कितना होगा, GE प्लस EH, ये इन दोनों के बीच में पथांतर होगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों किरणें आ रही है, ये प्राथमिक स्रोत से, प्राथमिक एक्सरे सोर्स से आ रही है। और यहाँ पर जो दोनों बिंदु हैं B और E, ये दोनों क्रिस्टल के अवयवी कण अणु परमाणु आयन को प्रकट कर रहे हैं। और ये दोनों कण जिसको हम B और E बिंदु से दिखा रहे हैं, ये दोनों द्वितीय किरण स्रोत की तरह कार्य करते हैं। और इसके बाद में जब ये सेकेंडरी वेव्स आगे निकलती है तो इनके बीच में जो है डिफ्रैक्शन होता है। और इस डिफ्रैक्शन में हमको क्या लेना है, केवल संपोषी व्यतिकरण हम लेते हैं। और यहाँ संपोषी व्यतिकरण के लिए वही शर्त है कि जो पथांतर है वह लैम्डा की कोटि का होना चाहिए। यहाँ पर पथांतर कितना हो गया, हमने चित्र में हमने देखा पथांतर कितना हो गया, त्रिभुज BGE में, त्रिभुज BG और E में, त्रिभुज BGE में और त्रिभुज BHE दोनों में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं, पहला त्रिभुज तो ये वाला हो गया, दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया। अब इसमें हम दोनों में हम देखते हैं कि हमको क्या देखना है, यहाँ पर पथांतर हमको निकालना है। और पथांतर जो है कैसे निकलेगा कि यहाँ पर त्रिभुज लिया BGE, कौन सा त्रिभुज लिया हमने, BGE में B के ऊपर जो है ये थीटा ग्लांसिंग एंगल है, B के ऊपर थीटा, ये हमने ले लिया थीटा। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण किसके ऊपर है, हमने लंब डाला था G बिंदु पर, तो G बिंदु के ऊपर जो है 90 डिग्री है और ये E पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो है थीटा हमको पता, थीटा यहाँ पर बता रखा है, साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पर GE, लंब क्या है यहाँ पर GE, और कर्ण क्या है BE। तो साइन थीटा बराबर हो गया GE बटे हुए D। और यहाँ पर GE यानी जो यहाँ पर इस किरण के लिए जो दूरी है GE, ये कितना हो गया D साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पथांतर कितना है, अभी हमने क्या बताया, पथांतर कितना है GE प्लस EH, या यह जो GE है इसका दुगना हो गया,
पथांतर जीई का दुगना दुगना मतलब ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये दूरी हो गई जीई, और पथांतर दुगना है तो ये यहाँ तक हो गया, एच तक हो गया। तो पथांतर क्या हो गया, पथांतर बराबर हो गया 2GE, और जीई हमने निकाला ये है 2D साइन थीटा, तो ये मान रखा तो ये हो गया 2D साइन थीटा। तो हमने क्या निकाल लिया, पथांतर निकाल लिया, हमको पथांतर निकालना होता है। अब पथांतर निकालने के बाद में जो संपोषी व्यतिकरण की शर्त है वो क्या है कि जो पथांतर है वह लेमडा की n कोटि का होना चाहिए, लेमडा की n कोटि का होना चाहिए। पथांतर कितना है 2D साइन थीटा, और ये जो है इक्वल टू हो गया n लेमडा, तो यही ब्रेग समीकरण कहलाती है। कौन सी समीकरण कहलाती है, 2D साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, जहाँ पर जो क्रिस्टल है वह परावर्तन ग्रेटिंग रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने क्या बताया कि हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा क्या ज्ञात करना है, जो यंत्र है उसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, थीटा ज्ञात करते हैं, एंगल ज्ञात करते हैं। एंगल ज्ञात करने के बाद में इस सूत्र में मान रखते हैं 2D साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, ठीक है। सूत्र में मान रखने के बाद में ये हम अब इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं d इक्वल टू n लेमडा बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। अब इस सूत्र के अंदर n कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब जो है हम इस सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं d प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, जो साइन थीटा है इसका व्युत्क्रमानुपाती डी होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इसको हम अब डी रेशो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, d100 अनुपात d110 अनुपात d111 इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा 1। थीटा 1 जो है 100 तल के रेफरेंस में ग्लांसिंग एंगल प्राप्त होता है, किसके द्वारा, एक्सरे जो आपका स्पेक्ट्रोमीटर है, जो यंत्र है उसके द्वारा। इसी प्रकार से थीटा 2 दूसरा तल 110 के लिए जो ग्लांसिंग एंगल प्राप्त होता है थीटा 2, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा 2। और फिर तीसरा हो गया जो तीसरा तल है 111, इसके लिए जो एंगल प्राप्त होता है वो थीटा 3 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा 3। तो हम लास्ट में क्या निकाल रहे हैं, डी रेशो क्या निकाल रहे हैं, d100 अनुपात d110 अनुपात d111 इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा 1 अनुपात 1 अपॉन साइन थीटा 2 अनुपात 1 अपॉन साइन थीटा 3, ये अनुपात हम निकालते हैं और आगे रखते हैं, ठीक है। तो हमने संपोषी व्यतिकरण देख लिया। अब यहाँ पर जैसा है बताया कि प्रत्येक तल के लिए जो उच्चिष्ट है n/1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ये हम निकालते हैं, और आगे बढ़ने पर तीव्रता लगातार कम होती जाती है। ये हुआ आपके जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए ब्रेग विधि किस प्रकार से, ब्रेग समीकरण किस प्रकार से इजाद किया गया है। ब्रेग समीकरण के आधार पर जो है 3 विधियां हैं। सबसे पहली तो है ब्रेग विधि कहलाती है। यह विधि एक्सरे विवर्तन के लिए 3 विधियां काम में ली जाती है। पहली ब्रेग विधि, दूसरी पाउडर मेथड चूर्ण विधि, और तीसरी लाउवे मेथड, ठीक है। तीनों की अलग अलग क्या खास बातें हैं। ब्रेग विधि, यदि क्रिस्टल का आकार बड़ा है उस केस में हम ब्रेग विधि इस्तेमाल करते हैं। यदि क्रिस्टल बिल्कुल बारीक है, चूर्ण के रूप में प्राप्त हुआ है, तो अध्ययन करने के लिए हम पाउडर मेथड इस्तेमाल करते हैं। और लाउवे मेथड आधारभूत जो है हम पहले देख चुके हैं कि लाउवे ने ही सबसे पहले बताया था कि एक्सरे और जो जालक तल अंतराल है समान कोटि के होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम एक एक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू।